हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल गीतांजलि आईएएस क्लासेस में। आज हमारा जो चैनल है ये आपके लिए काफ़ी अच्छी क्लासेस लेकर के आ रहा है। आपको जितने भी आपके कंपटीशन है सभी कंपटीशंस के लिए आपको सभी फ्री क्लासेस अवेलेबल कराई जाएंगी। जितने भी आपके पूरा कोर्स होता है, हर सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट आपको कंप्लीट कराया जाएगा इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी आपके पीसीएस तक के जितना भी कोर्स होगा, आपका यूपीएससी का हो, पीसीएस का हो, सारा सिलेबस आपको कवर कराया जाएगा हमारे इस चैनल पर। बस आप क्या है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और आप इसको शेयर लाइक जरूर कर दीजिएगा। आप केवल इतना काम आप कर दीजिए और बाकी काम हम करते रहेंगे, ठीक है। केवल आपको यही काम करना है, केवल आप सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर जरूर करें। जितना जितना आप शेयर करोगे उतना ज़्यादा ही क्या है, हमारा भी प्रोत्साहन बढ़ता जाता है, हमारा भी एक्साइटमेंट बढ़ता जाता है, ठीक है। तो केवल आपको इतना ही करना है, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो तो उतना आप कीजिए, ठीक है। केवल आपका ये काम है, बाकी काम हम करेंगे। हम आपको पढ़ाएंगे, आपका पूरा कोर्स कराएंगे। जितने भी आपके कोर्सेज हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हम आपको कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। लेकिन आपका साथ चाहिए, आपके साथ के बिना बिल्कुल नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप अगर कोऑपरेट करोगे, ठीक है, किसी बच्चे को भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है तो वो कमेंट में जरूर लिख सकता है, ठीक है। कमेंट में उसका आंसर जवाब मिल जाएगा उसका, ठीक है। अगर किसी बच्चे को लगता है कि कोई क्वेरी हो किसी प्रकार का, ठीक है, कोई सब्जेक्ट अलग से चलाना हो, कोई सब्जेक्ट और पढ़ना हो, ठीक है, उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कि सर ये सब्जेक्ट चलाइए, ये क्लासेस चलाइए, तो उसकी क्लासेस भी आपकी चला दी जाएंगे, ठीक है। जो क्लासेज अभी चल रही हैं उनको देखते रहिए। अगर किसी प्रकार की क्लासेज चाहिए और तो उसको बता दीजिए कमेंट करके, हम आपकी उसी प्रकार की क्लासेज उसी के आधार पर जितने बच्चों की रिक्वायरमेंट आएगी उसी के आधार पर क्लासेज चला देंगे, ठीक है। जो भी आपको चाहिए, जिस सब्जेक्ट की भी चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट हो, हिस्ट्री की हो, ज्योग्राफी की हो, आपकी इकोनॉमिक्स हो, एनवायरमेंट हो, पॉलिटी हो, संविधान पढ़ना चाहते हो, किसी भी प्रकार की कोई भी क्लासेज आपको चाहिए तो आप बता सकते हो, ठीक है। साइंस की आपकी चली रही है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़नी है, वो बता दीजिएगा आप, ठीक है, तो वो करा दी जाएंगे आपकी, ठीक है। तो लेकिन क्या है, आप केवल इतना इसको शेयर जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और बच्चों को भी फ्री क्लासेस मिलती रहे, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, तो आज हम करते हैं हमारा जो इससे पहले हम करा चुके थे आपको, ठीक है। आपका विटामिन भी हो गया था, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चुका था, ठीक है, वो टोटल हम करा चुके थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका ये सब कंप्लीट हो चुका था। तो आज हम एक नया चैप्टर लेकर के चलेंगे, नया टॉपिक होगा आपका, वो लगते हैं आज जीनेटिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों को इसे थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा, ठीक है बच्चों, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा, अन्यथा ये समझ नहीं आता। इतनी बात आपको याद रखनी है। इस सब्जेक्ट को, इस पॉइंट को, जो टॉपिक होगा आपका, इसको समझ करके चलना है, फोकस करके समझना है, ठीक है। इधर उधर ध्यान को भटकाना नहीं है, ठीक है। बस केवल यहाँ पर ध्यान रखना है आपका। हम आपको कराएंगे, सारा करा देंगे, जितने भी उसमें से कुछ। उसमें क्या होता है, इस टॉपिक में आपका थोड़ा सा लेवल जो है समझने का होता है, उसको समझना पड़ता है कि मेंटल उसको क्या हो, किस प्रकार से इसको हम समझे, कैसे उसको इमेज करें, ठीक है, इमेजिन कैसे करें, कैसे उसकी इमेज अपने दिमाग में बनाए, तो इस प्रकार से उसको समझना है और कुछ नहीं उसमें, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ठीक है। चलिए, तो हम देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका जीनेटिक्स। चलिए भाई, जीनेटिक्स हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट होगा आपका जीनेटिक्स। तो जीनेटिक्स में देखते हैं होता क्या है। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे आपका जीनेटिक्स। जीनेटिक्स, ठीक है, ये होती है आपकी आनुवंशिकी, ठीक है, आनुवंशिकी, जीनेटिक्स, ठीक है। तो जीनेटिक्स क्या होता है हमें ये देखना है। तो जीनेटिक्स में क्या होता है, सबसे पहले पूछा जाता है कि जीनेटिक्स जो शब्द है, ये शब्द किसने दिया, जीनेटिक्स शब्द किसने दिया, कौन से वैज्ञानिक थे जिस वैज्ञानिक ने जीनेटिक्स शब्द दिया, तो उसे कह सकते हैं हम विलियम बैटसन, विलियम बैटसन। तो विलियम बैटसन नाम का एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीनेटिक्स शब्द दिया, ठीक है। कब दिया, इन्होंने 1905 में दिया था। तो जीनेटिक्स शब्द पूछा जाए आपको किसने दिया, विलियम बैटसन ने दिया, ठीक है। आपको पूछा जाए कि जो मॉडर्न जीनेटिक्स होती है, मॉडर्न जीनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता है, मॉडर्न जीनेटिक्स,
मॉडर्न जेनेटिक्स के पिता पूछा जाए आपको, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स क्या होते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स वो किसे कहा जाता है, वो भी आपके किसको जगह कहा जाता है, विलियम बैटसन को ही कहा जाता है बच्चों। ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं आपको, ठीक है। किसे कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, ठीक है। जेनेटिक्स शब्द किसको कहा गया, ठीक है। तो बस ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो जेनेटिक शब्द किसने दिया था, ये किसने दिया था, विलियम बैटसन ने दिया था, 1905 में दिया था, ठीक है। आपसे पूछा जाए जीन शब्द किसने दिया, इसके बाद आता है आपका जीन शब्द। तो जीन शब्द किसने दिया, तो जीन शब्द के लिए आपको याद रखना है, आपका होता है एक जॉनसन, एक वैज्ञानिक थे जॉनसन, ठीक है, जॉनसन। तो जॉनसन ने क्या दिया है, जॉनसन, तो जॉनसन ने ही जीन शब्द को उत्पादित किया है, इसे जीन शब्द का नाम दिया है। कब दिया था इन्होंने, 1909 में दिया था। तो आपसे ये पूछा जाए कि जीन शब्द किसने दिया, तो जॉनसन ने दिया। आपसे पूछा जाए जेनेटिक शब्द किसने दिया, तो जेनेटिक शब्द विलियम बैटसन ने दिया था 1905 में। मॉडर्न यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसे कहा जाता है, विलियम बैटसन को ही कहा जाता है। अब इसके जनक किससे कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जनुवांशिकी के जनक, ठीक है। तो जनक पूछा जाए कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक, जनक की बात आती है तो जनक किसे कहा जाता है, अनुवांशिकी के जनक आपके जॉन ग्रेगर मेंडल। ये बहुत आता है एग्जाम में, बहुत पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि अब से पहले एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में पूछा गया है, यही पूछा गया है कि अनुवांशिकी के जनक किसे कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल होता है बच्चों, ठीक है। इन्हें कहा जाता है अनुवांशिकी के जनक, ठीक है। अनुवांशिकी के जनक इन्हें ही कहा जाता है, जॉन ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। बस इतना आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलो, इसे और क्या कहता है, इनहेरिटेशन, जेनेटिक्स जो होती है इसे क्या कहा जाता है, इनहेरिटेशन भी कहा जाता है, इनहेरिटेशन। तो इनहेरिटेशन होता है वंशानुगति, वंशानुगति पूछा जाए तो वो भी किसे कहा जाता है, इनहेरिटेशन भी इसे ही कहा जाता है। जब पीढ़ी दर पीढ़ी क्या है, उनके गुण लक्षण चलते रहते हैं, अब इस पीढ़ी में वो लक्षण आ गए, अब दूसरी पीढ़ी में, उस पीढ़ी में, तो इसे ही जेनेटिक्स, अनुवांशिकी कहते हैं, और इनहेरिटेशन भी इसे ही कहा जाता है बच्चों, ठीक है। इनहेरिटेशन, वंशानुगति, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। तो इसके शब्द किसने दिया, किसने, इसके पिता किसे कहा जाता है, जीन शब्द किसने दिया, ठीक है। तो यही आता है अब इसके बाद, ठीक है। तो जीन शब्द दिया, तो इसे में क्या बताया, इन्होंने बताया कि जो जीन होते हैं आपके, जीन, तो जीन क्या होते हैं, जीन आपके गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। जीन कहाँ पाए जाते हैं, इन्होंने बताया कि जो जीन होते हैं आपके, ये गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, आपके क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। तो किस पर होते हैं, क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। ये किस पर पाए जाते हैं बच्चों, ये क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। आपके जो भी कोशिका में टोटल गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्रों पर क्या है, टोटल जो गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्रों पर कितने जीन्स पाए जाते हैं, आपके जितने भी आपके, हमें पता है कि 40 गुणसूत्र होते हैं, मनुष्य में कितने होते हैं, 40 गुणसूत्र हैं, कितने, 40 गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। समझेंगे ये गुणसूत्रों का भी सारा प्रक्रिया समझेंगे, गुणसूत्र किस किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, किनको क्या कहते हैं, ठीक है। ये अलग अलग प्रकार के, लेकिन अभी हम वहां तक नहीं जाएंगे, अभी केवल इसको समझेंगे ये होता क्या है। जीन्स पाए जाते हैं आपके, ये तो जीन्स होते हैं किस पर, ये आपके जैसे ही गुणसूत्र होते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो गुणसूत्र होते हैं, इन पर ये होते हैं, जैसे कि एक गुणसूत्र हुआ, इस पर जो जीन्स पाए जाएंगे वो रेखीय क्रम में ऐसे पाए जाते हैं बच्चों। ऐसे गुणसूत्रों पर इस प्रकार से क्या है, जीन्स पाए जाते हैं। ये आपका क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, ये तो गुणसूत्र, क्रोमोसोम्स हो जाता है आपका, क्रोमोसोम्स हो गया। और इसके ऊपर ये जो होते हैं ना बिंदु से रूप में, यही क्या होते हैं, आपके जीन्स होते हैं बच्चों। यही क्या होते हैं, यही आपके जीन्स होते हैं, ठीक है। तो जीन्स पूछा जाए किस पर होते हैं और कैसे क्रम में होते हैं, तो ये जो जीन्स होते हैं ये गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में होते हैं, रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनकी व्यवस्था पूछी जाए किस प्रकार होते हैं,
तो ये आपके होते हैं एक रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो जीन्स जो होते हैं वो आपके गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये आपसे पूछा जाता है कि किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं या किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं और कहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो आपके गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं किस प्रकार से, रेखीय क्रम में, लीनियर, ठीक है, लीनियर पोजीशन में होते हैं। किस पोजीशन में होते हैं? लीनियर में होते हैं बच्चों, लीनियर, याद रखना है ये, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका ये पॉइंट होते हैं आपके जीन्स हो गए गुणसूत्रों में, ठीक है। तो लेकिन ये जीन्स होते हैं जो आपके किस में होते हैं? ये दो युग्मक बने होते हैं, ठीक है। तो किस प्रकार से होते हैं? युग्मकों का एक जीन्स जो होता है जोड़ा के रूप में होता है, जोड़ा, ठीक है। तो क्या होते हैं ये? जोड़े के या युग्म बना करके रहते हैं। जीन्स क्या होते हैं? ये जीन जो होते हैं युग्मक के रूप में होते हैं, युग्मनज, ठीक है, जोड़ा बना करके, तो जोड़े के रूप में होते हैं। तो ये जो जीन होते हैं ना जोड़े के रूप में होते हैं, ठीक है, जोड़े के रूप में होते हैं, ठीक है। वो किस प्रकार से होते हैं अब ये देख लेते हैं। देखो जीन सबसे पहले पूछे जाए, क्योंकि जीन्स होते हैं इसमें 2 मेंबर्स होते हैं बच्चों, 2 मेंबर्स मिलकर के 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। 2 मेंबर्स होते हैं, वो 2 मेंबर्स ऐसे होते हैं, किसी उसमें तो क्या होते हैं जीन में सेम होते हैं, किसी में क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इसी प्रकार से हम इनको समझेंगे। इनका फोटो आप ले सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे तब समझते हैं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं, हो गया हो, इसको ले लिया हो आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देख लेते हैं ये किस प्रकार से जोड़े में होते हैं बच्चों, ठीक है। देखिए अब ध्यान से समझना, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। अपने ध्यान को इधर उधर से हटा करके कहाँ पे रखना है? केवल यहाँ पे रखना है। आपको जो ये मिलने जा रहा है ये कहीं पर भी आपको बुकों में भी नहीं मिल पाएगा। जो आपको ये कंटेंट यहाँ पर दिया जाएगा ये कंटेंट आपको बुकों में भी नहीं मिल पाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आपसे पूछा जाए जीन्स हमने बताया क्या होते हैं भाई? जीन्स ये पेयर्स में होते हैं, जोड़े में होते हैं, पेयर्स में होते हैं। कितने मेंबर? 2 मेंबर्स मिलकर के बनते हैं, 2 मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जिसे युग्मनज कहते हैं। युग्मनज क्या कहा हमने? युग्मनज कहा। तो युग्मनज होते हैं ये जीन्स, ठीक है। अब देखते हैं जैसे किस प्रकार होते हैं। ऐसे लिया हमने, या तो कैसे होंगे? 2 पेयर टी और टी, या कैसे होते हैं? आर या आर। तो इस प्रकार से होंगे। तो ये जोड़ा हो गया पूरा। तो ये जोड़ा इस प्रकार से होगा या इस प्रकार से। तो इस जोड़े में क्या है? जब दोनों जोड़े यानी कि दोनों पेयर्स होते हैं, दोनों मेंबर, जब दोनों मेंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं, यानी कि जब सेम हो गए दोनों मेंबर, जब इस जोड़े में दोनों मेंबर सेम होते हैं तो इसे क्या कहा जाते हैं? इसे ही कहते हैं समयुग्मनजी, समयुग्मनजी, समयुग्मनजी या होमोजाइगस। बच्चों ये ध्यान रखना है, होमोजाइगस क्या कहते हैं? जब दोनों पेयर्स यानी कि जो पेयर्स में दोनों मेंबर्स होते हैं वो सेम होते हैं, ये भी कैपिटल टी, ये भी कैपिटल टी। जब दोनों सेम होते हैं तो कैसे बनता है? ठीक है, तो कैसे बनेगा? उसको क्या कहा जाएगा? समयुग्मनजी कहा जाता है, होमोजाइगस कहा जाता है बच्चों, ठीक है। जब क्या होते हैं? दोनों समान होते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाएगा, ये आपका जो पहला सदस्य यानी कि टी क्या हो गया? पहला सदस्य, पहला सदस्य, और दूसरा टी भी क्या हो गया? ये दूसरा सदस्य। दोनों क्या हो गए? दोनों सेम हो गए। जब दोनों सेम होंगे अपने जीन्स में, दोनों पेयर्स जो होते हैं, पेयर्स में 2 मेंबर, अब दोनों मेंबर्स जब उस पेयर्स में समान होते हैं तो उसे ही हम कहते हैं समयुग्मनजी। तो समयुग्मनजी पता चल गया आपको, ठीक है। होमोजाइगस पता चल गया। चलिए लेकिन दूसरा पॉइंट आता है, अगर दोनों इसमें से दोनों जो होते हैं पेयर्स में दोनों मेंबर्स कैसे हों? अलग अलग हों। यहाँ पे टी हो गया, यहाँ पे वाई हो गया, ठीक है। यहाँ पर टी हो गया, यहाँ पर आर हो गया, यहाँ पर आर हो गया, और यहाँ पर स्मॉल आर हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा आपका? ठीक है, इसमें ले लिया टी ले लिया, स्मॉल टी ले लिया, और यहाँ पर जब हमने लिया कैपिटल आर और यहाँ पर वाई ले लिया, तो क्या हो गया? इसमें भी ये वाला पेयर्स हो गया, ये वाला पेयर्स, ये वाला पेयर्स,
अब इन चारों पेयर्स में देख लो क्या दोनों समान है पेयर्स में दोनों मेंबर्स? नहीं। अब जो ये हो गए इस वाले पेयर्स में भी क्या हो गए, ये टी हो गया पहला मेंबर, पहला सदस्य, पहला सदस्य, और ये वाई क्या हो गया, वाई हो गया आपका दूसरा सदस्य, दूसरा सदस्य, ये दूसरा सदस्य हो गया आपका। अब पहला सदस्य दूसरा सदस्य, क्या ये दोनों सेम है? नहीं ना, दोनों अलग हैं। जब दोनों अलग हैं तो क्या हो जाएंगे, जब दोनों क्या होंगे, अलग, डिफरेंट होंगे, तो उसे कहा जाएगा विषम युग्मनजी। बच्चों याद रखना है, विषम युग्मनजी। विषम युग्मनजी उसे कहा जाएगा जब किसी पेयर्स में दोनों सदस्य अलग अलग होते हैं। दोनों सदस्य कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। इसमें भी दोनों अलग अलग, इसमें भी अलग अलग, इसमें भी, ये सारे कैसे होंगे पेयर्स, इन्हें कहा जाएगा विषम युग्मनजी या हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। ठीक है बच्चों, हेट्रोजाइगस कहा जाएगा इसको। इतनी बातें आपको याद रखनी है। इनमें से कई बार प्रश्न बन चुके हैं, लेकिन बच्चे गोल रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि उनको ये पढ़ाया नहीं जाता कि इस प्रकार से ही क्या कहा जाता है, इनको डिफाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये डिफाइनेशंस इस प्रकार है आपकी कि आपको किसी भी प्रकार का इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिए तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। चलिए देखिए, अब आपको जो ये जीन होता है, ये तो हमने बता दिया, एक समयुग्मनजी होता है, विषम युग्मनजी क्या होता है। ठीक है, इसी प्रकार होते हैं जब दोनों आपके सदस्य सेम सेम हो और या दोनों सदस्य अलग अलग हो, तो उन्हें क्या क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये जीन्स जो होते हैं आपके पेयर्स में होते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पे जो ये जीन्स होते हैं आपके, जीन्स ये क्या होते हैं, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। जीन कहाँ होता है आपका, 3 भागों में डिवाइड। पूछा जाता है कि कितने भाग होते हैं इसके, 3 भाग होते हैं बच्चों, 3 भाग। तो 3 भाग में समझ लेते हैं इसके। पहला भाग कौन सा होता है इसका, जिसे कहते हो आप सिस्टन, क्योंकि जीन के भी 3 भाग होते हैं। जीन भी क्या है, 3 भागों में डिवाइडेड होता है। तो किस प्रकार, पहला भाग उसका सिस्टन होता है, दूसरा होता है रिकोन, तीसरा होता है म्यूटोन। तो ये 3 भाग होते हैं बच्चों। इन तीनों भाग को पूछा जाता है कि जीन कितने भागों में डिवाइड होता है। तो जीन आपका 3 भागों में डिवाइड होता है। वो कैसे होता है, पहला भाग इसका सिस्टन, दूसरा रिकोन, तीसरा म्यूटोन होता है। तो सिस्टोन में क्या होता है, सिस्टोन जो भाग होता है जीन का, वो कैसे कैसे कार्य करता है, क्या काम आता है, उसका काम क्या होता है, कार्य क्या होता है। आपसे पूछी जाए कि जीन की क्रियात्मक इकाई क्या होती है, क्रियात्मक, तो ये होती है इसकी क्रियात्मक इकाई। तो क्रियात्मक इकाई का मतलब होता है फंक्शनल यूनिट। बच्चों फंक्शनल यूनिट आपको याद रखना है। तो ये होती है इसकी फंक्शनल यूनिट होती है। आपसे पूछा जाए इन तीनों में से कि जीन की फंक्शनल यूनिट क्या होती है, जो कार्य करने वाली इकाई क्या होती है, कौन सी इकाई उसके अंदर कार्य करती है जीन के अंदर। ठीक है, तो कार्य करने वाली इकाई कौन सी होती है, वो सिस्टन होती है। इतना आपको याद रखना है। इतना आपने याद रख लिया, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा भाग आता है आपका रिकोन। रिकोन वाला जो भाग होता है ये क्या करता है, तो ये क्या करता है, ये करता है पुनर्निर्माण। ये पुनर्निर्माण का कार्य करता है। अगर किसी प्रकार से जो जीन्स होते हैं वो टूट जाते हैं, जीन्स टूटने के बाद क्या करते हैं, तो उसे जोड़ने का काम, दोबारा से जोड़ने का काम कौन करता है, टूटने के बाद वापस जोड़ने का काम, वापस जोड़ने का काम करता है। कौन सा भाग होता है उसका, वो रिकोन करता है। रिकोन का मतलब यही होता है कि उसे दोबारा से रिकवर कर लेता है। रिकवर करने का मतलब है दोबारा से वहीं पर ही जोड़ देता है, उसी स्थिति में ले आता है। तो ये पार्ट होता है आपका पुनर्निर्माण का, कहा जाता है रिकोन को, वो पर जोड़ने का काम करता है बच्चों। ठीक है, चलिए ये होता है आपका। आते हैं तीसरे पार्ट पर। तो तीसरा पार्ट आपका क्या करता है, आपसे पूछा जाए कि तीसरा पार्ट क्या करेगा, आपका तीसरा पार्ट कुछ भी नहीं करता। सिंपल सी बात है, इसमें जो भी आपके उत्परिवर्तन होता है, गुणसूत्रों में उत्परिवर्तन होता है, वो इसी भाग की वजह से होता है। उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन होता है डिसबैलेंस की प्रक्रिया। डिसबैलेंस होता है, चेंज हो जाते हैं, जो गुणसूत्रों में चेंज हो जाते हैं।
या डिसबैलेंस हो जाता है, किसी प्रकार से गुणसूत्रों का चेंज हो जाना, ठीक है, चेंज आ जाना, जीन्स में चेंज होना, तो वही क्या होता है, वो कारण क्या होता है, म्यूटोन के कारण होता है। म्यूटोन में डिसबैलेंस हो जाए, चेंज हो जाए, तो क्या होती है, बीमारी हो जाती है। बीमारी, जिस बीमारी को कहते हैं आनुवंशिक बीमारी, आनुवंशिक रोग। आपने सुना होगा कि आनुवंशिक रोग, तो आनुवंशिक रोग होता है वो जीन के कौन से भाग के कारण होता है। जैसे जीन में क्या हो, चेंज आ गया, जब इस चेंज में, जिस जीन्स में चेंज आ जाता है इसकी वजह से, तो उसमें क्या हो, बीमारी बन जाती है। वही बीमारी, फिर वही जो चेंज हो जाता है, तो नया क्या बन जाता है, लक्षण, तो नया लक्षण आ जाता है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, नया लक्षण। जब इस जीन्स में परिवर्तन होगा तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारा जो लक्षण होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, उसके गुणसूत्रों के या जीन्स के लक्षण होते हैं वो नया लक्षण आ जाता है, चेंज हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे बीमारियां बन जाती है, और वही बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में चलती चली जाती है। तो वो इसी भाग के कारण आता है, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है, ये पूछा जाता है कि वो जीन्स का कौन सा भाग होता है जिसकी वजह से अनुवांशिक बीमारियां बनती चली जाती हैं। अनुवांशिक रोग होते हैं, बनते हैं, वो किसकी वजह से बनते हैं, म्यूटोन की वजह से बनते हैं। किसका भाग है, ये जीन का भाग होता है, ठीक है। तो नया लक्षण बस ये आपको याद है, पुनर्निर्माण होता है, उत्परिवर्तन और क्रियात्मक इकाई, इतने याद रहेंगे आपको, ये रखना है बस, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप, फटाफट लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है। चलिए, हो जाएगा इतना। चलो तो देखिए, अब इसको चलते हैं हम आगे। अब देखते हैं जीन्स में हमारे क्या होता है। देखिए होता बच्चों, जब एक ही जीन्स में, ये देखा हमारे पास जीन्स है, जब क्या होता है, एक ही जीन्स में दो एक ही लक्षण वाले, एक जीन्स में एक ही लक्षण वाले दो अलग अलग स्वरूप, यानी कि एक ही लक्षण वाले कोई जीन्स है, उसमें एक ही लक्षण वाले, एक ही लक्षण वाले दो विपरीत स्वरूप, एक ही लक्षण होता है लेकिन दो विपरीत स्वरूप वाला जीन युग्म, जीन युग्म बताया आपको क्या था वो, तो जीन युग्म होगा अगर जिसमें क्या है, जीन युग्म एक ही लक्षण वाले होंगे लेकिन उनके जो स्वरूप होंगे, लक्षण एक होगा लेकिन स्वरूप क्या होंगे उसमें अलग अलग। तो दो जो जीन युग्म बनते हैं, तो जीन युग्म में क्या होता है, उसके एक लक्षण होंगे लेकिन स्वरूप कैसा होगा, अलग अलग। तो इस प्रकार के जीन युग्म को क्या कहते हैं, ये पूछ लिया जाता है बच्चों, उससे कहते हैं एलीली, ठीक है, एलीली कहते हैं उसको, ठीक है बच्चों, ये याद रखना, उसी को क्या कहते हैं, एलीली कहा जाता है, ठीक है। अब यही देखना है कि वो कैसे होता है। एलीली कहा जाता है किसको, जब एक ही लक्षण होते हैं, जैसे हमारे पास लक्षण है लंबाई का, किसी में क्या होता है, लंबाई का लक्षण होता है, ये क्या होती है, लंबाई, तो ये होता है आपका लक्षण, ठीक है। लेकिन इस लंबाई के स्वरूप क्या होंगे, दो स्वरूप होते हैं अलग अलग, अगर इसमें से दोनों स्वरूप होंगे, एक स्वरूप कैसा होगा, ठीक है, जीन युग्म होता है, जैसे मैंने बताया टी और टी था, ये समयुग्मनजी हो गया, और एक दूसरा है टी और टी, लेकिन लक्षण तो एक ही है, ये लक्षण तो लंबाई का ही है, लक्षण क्या रहा, लंबाई वाला, तो लक्षण एक है। लेकिन देखो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा बच्चों को, पहली बार जो देख रहे होंगे उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन जैसे जैसे आप धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, इसको धीरे धीरे समझते जाओगे, आगे बहुत बड़ा है, बहुत बार आएगा, बहुत ही लंबा टॉपिक है, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा कि क्या हुआ था, ठीक है। एक बार आपको कन्फ्यूजन सा होगा इसमें कि यार क्या है, क्या चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए इसको पढ़ते रहना, ध्यान से समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए देखो, हमने कहा लक्षण तो एक है लेकिन उसके स्वरूप कैसे होंगे, विपरीत होंगे। स्वरूप, तो एक स्वरूप कैसा हो गया, लंबाई का हो गया, ठीक है, इसे कहते हैं लंबापन, लंबापन, लंबाई में एक लंबापन और एक बोनापन, बोनापन,
इसे कैपिटल टी से करते हैं और इसे स्मॉल टी से करते हैं। तो यही इसे ही क्या कहते हैं, इसी युग्म को क्या कह देंगे हम, जो टी और टी बना इसे ही कहते हैं एलीली। ठीक है बच्चों, यानी कि उसमें लक्षण तो समान है। अगर हमने लिख दिया भाई देखो ये किसका है, ये तो लंबेपन का है, आगे समझ लोगे, आगे आगे सब एग्जांपल समझाऊंगा। और ये है आपका गोल, इसका मतलब होता है गोल। जैसे कोई पौधा है, वो पौधा कैसा है, लंबा है, लंबापन, लेकिन आर डिनोट करता है उसका गोल, कि लंबा भी है और गोल भी है। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या, इसमें लक्षण तो दोनों क्या हो गए इसके अलग अलग, अगर हमने लिख दिया टी और आर, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके लक्षण भी अलग अलग हैं और इसका स्वरूप भी अलग अलग है। तो लक्षण और स्वरूप क्या हो गए, दोनों अलग अलग हो गए इसमें जीन युग्म में। इस युग्म में इसका मतलब क्या हो गया लंबापन, इसका मतलब गोल हो गया। तो ये लंबा अलग लक्षण, गोल अलग लक्षण है, तो दोनों लक्षण अलग। तो जब दोनों लक्षण अलग हैं तो क्या इसे हम एलीली कह देंगे, नहीं। हमने कहा एक ही लक्षण वाले दो विपरीत स्वरूप, तो लक्षण क्या होने चाहिए टी, और यहाँ पर टी और यहाँ पर भी टी, यानी कि ये भी लंबाई का है, ये भी लंबाई का, लेकिन उसका स्वरूप कैसा होता है, ये लंबापन होता है लंबाई में, ये बोनापन का होता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये समझ गए आपको, यहाँ तक मुझे तो लगता है कि आप समझ चुके हो अब। ठीक है, हो चुका है क्लियर, इससे ज़्यादा तो कहीं पे नहीं समझाया जाएगा, ये तो मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलिए आइए अब देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए जल्दी से। ठीक है, हो गया। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर, इतना हुआ आपको ये समझ गया होगा कि एलीली क्या होता है। अब देख लेते हैं इसमें थोड़ा सा, बस ये है आपका जॉनसन थे जो हमारे वैज्ञानिक, उन्होंने एक बात बताई कि जो जीन्स होते हैं इनके दो प्रारूप होते हैं। जॉनसन ने बताया, किसने बताया बच्चों, जॉनसन। तो जॉनसन ने बताया कि जीन के दो प्रारूप होते हैं, कि कितने, दो प्रारूप होते हैं, दो प्रारूप होते हैं। अब दो प्रारूप देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो है आपका, एक प्रारूप को उसने कहा कि एक होता है आपका जीनोटाइप। ये समझने वाली बातें हैं बच्चों, ये थोड़ा कैलकुलेटेड है। ठीक है, तो जीनोटाइप होता है, ठीक है, ठीक है, जिसे कहते हैं जीन स्वरूप। ठीक है, और एक होता है आपका फिनोटाइप, फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप, जीन स्वरूप नहीं प्रारूप होता है। प्रारूप दो बताए, तो ये तो जीन प्रारूप होता है। ठीक है, और ये आपका लक्षण प्रारूप कहते हैं इसको बच्चों, इसको कहते हैं आपका लक्षण प्रारूप, और इसको कहा जाता है जीन प्रारूप। ठीक है, तो इसने जीन्स के दो प्रकार बताए, एक जीन प्रारूप होता है और एक आपका लक्षण प्रारूप, इसको फिनोटाइप, इसको जीनोटाइप। तो जब इसको देखते हैं हम, इसको देख करके किसी चीज को पहचानना, पौधे को देख करके हम पहचानते हैं, तो इसमें कैसे क्या चीज देखते हैं हम, इसमें अंदर से जीन को, यानी कि अंदर से देख करके बताया जाता है। इसमें क्या है, अंदर से देखकर, अंदर से देखकर बताया जाता है इसमें। ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल, ठीक है, जीन स्ट्रक्चर, इंटरनल जीन स्ट्रक्चर जो होती है उसको देख करके, अंदर से देख करके ही हम किसी भी पौधे का जीनोटाइप बता सकते हैं। तो किसी का अगर जीनोटाइप हमें बताना है कि उसका जीनोटाइप क्या होगा, तो हम उसका क्या देखेंगे, इंटरनल जीन स्ट्रक्चर देते हैं बच्चों। इंटरनल जीन स्ट्रक्चर को देखते हैं, अंदर से देख करके बताते हैं। बाहर से ही ऐसे ही हमें दिख रहा है पौधा, ये रहा भाई, ये भी लंबा है, ऐसा है, तो ऐसे देख करके हम उसका जीनोटाइप नहीं बता सकते। जीनोटाइप बताते हैं हम उसके अंदर की संरचना को देख करके, ये पौधा है तो पौधे के अंदर क्या क्या चीजें हैं, तो उसके अंदर क्या क्या किस प्रकार से बने हुए हैं, क्या क्या भाग है उसके अंदर, तो अंदर से देख करके जिसको बताएंगे जीन को, तो उसे कहते हैं हम जीन प्रारूप। लेकिन इसमें क्या होता है, इसे कहते हैं मोर्फोलॉजिकल, कहते हैं, इसे कहते हैं मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर बच्चों याद रखना है, बच्चों ध्यान से इसको समझना है, मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में क्या आते हैं, जिसे बाहरी है,
बाहरी कारक को देखकर बता सकते हैं, बताया जा सकता है इसमें। तो इसमें क्या फिनोटाइप को पूछा जाए कि हम किसी भी पौधे का फिनोटाइप बताएंगे तो फिनोटाइप को हम उसको बाहर से देख करके ही बता सकते हैं। लेकिन क्या जीनोटाइप को हम बाहर से देख करके बता सकते हैं? तो क्या हम जीनोटाइप को बाहर से देख करके बताएंगे? बच्चों ध्यान से बताओ, सोचो, इसको थोड़ा विचार करो, विचार करके बताओ इसमें होता क्या है। ठीक है, अब बताओ, ध्यान से सोचो इसको। ठीक है, यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, और ये भी समझ आ गया होगा कि जीनोटाइप को अंदर से देख करके बताते हैं, फिनोटाइप को बाहर से हम ऐसे ही देख करके बता देंगे। ठीक है, कि इसका फिनोटाइप क्या है बताएंगे, भाई समझाएंगे, वो सारा फिनोटाइप जीनोटाइप क्या होते हैं ये सब बताएंगे। वो रेशो में सुना है कि 1:3, 1:1, तो इस प्रकार से जो आता है वो फिनोटाइप जीनोटाइप होते हैं। तो ऐसे ही हम देख करके बताएंगे। देखिए अब ये बनता है इसमें एक पॉइंट आते हैं, आपके ध्यान से समझना। इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं बच्चे, लेकिन क्या है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसको ध्यान से समझना है। देखो बच्चों, ध्यान से समझते चलना है। देखो होता क्या है आपका, इसमें जो आपका फिनोटाइप होता है, तो फिनोटाइप तो क्या हो सकता है, जीनोटाइप हो सकता है। फिनोटाइप तो जीनोटाइप हो सकता है, याद रहेगा। फिनोटाइप है वो तो जीनोटाइप हो सकता है, लेकिन जीनोटाइप आपका फिनोटाइप नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, समझ गए। ये वाक्य आपको लिखना है, ये लाइनें लिखनी है। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि क्या फिनोटाइप जीनोटाइप हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन क्या जीनोटाइप फिनोटाइप हो सकता है? जीनोटाइप जरूरी नहीं कि फिनोटाइप हो सकता है। ठीक है, अब देख लिए, ये हमारा कोई पौधा है, इस प्रकार से पौधा है, एक पौधा ये है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो अगर इसमें कहा गया कि अगर इन दो पौधों में फिनोटाइप सेम है, दोनों पौधों का क्या है, फिनोटाइप, हमने कहा इन दोनों का फिनोटाइप क्या है बच्चों, सेम है। फिनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप सेम है तो क्या जीनोटाइप भी सेम होगा? क्या हो सकता है? फिनोटाइप होता है कि हमने इसको बाहर से देख करके हमें दिखाई दिया ये कि क्या है, ये तो यार एक जैसा लग रहा है, एक जैसा सा दिख रहा है। बाहर से देखने पर क्या है, एक जैसा दिख रहा है। तो जब बाहर से देखने पर एक जैसा दिखाई देगा तो यानी कि फिनोटाइप सेम है। फिनोटाइप, इसका भी फिनोटाइप वही होगा, इसका भी। मान लिया इसका 1:2:3, इसका 1:2:1 है इसका भी। ठीक है, इस प्रकार से। तो इसका फिनोटाइप भी ये हो गया और इसका फिनोटाइप भी ये हो गया, मान लिया। तो हमारा क्वेश्चन बनता है कि अगर इनके फिनोटाइप सेम हैं तो क्या जीनोटाइप भी सेम होंगे? तो फिनोटाइप तो हमने ये ले लिए इसके, लेकिन जीनोटाइप क्या होंगे, जीनोटाइप क्या होंगे? जरूरी नहीं कि वो क्या होंगे, सेम होंगे। तो फिनोटाइप जरूरी नहीं कि सेम होंगे, तो याद रखेंगे। तो क्या जीनोटाइप, अगर आपका फिनोटाइप सेम है किन्हीं दो का, तो क्या उसके जीनोटाइप भी सेम होंगे? तो सेम नहीं होंगे, क्योंकि जीनोटाइप में हम इसके अंदर देखेंगे, अंदर क्या क्या चीज पाई जाती है। बाहर से देख करके तो लग रहा है कि भाई बाहर से तो एक जैसा लग रहा है, लेकिन जरूरी थोड़ा ही कि वो अंदर से भी ऐसा ही दिखाई देगा। जो बाहर से देखा वो तो फिनोटाइप, तो बाहर से सेम दिखाई दिया, फिनोटाइप सेम, लेकिन अंदर से जब देखेंगे, उसके अंदर जाएंगे, ठीक है, अंदर इसके अंदर किसके अंदर क्या लगा हुआ है, इसके अंदर क्या है, ठीक है, कैसे कैसे वर्क है, कैसे कैसे अंग है, इसके अंदर कैसे कैसे अंग है, तो जरूरी नहीं होता कि सेम अंग होंगे, अंदर भी क्या होंगे इसके, सेम होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यही लगाना है कि जीनोटाइप क्या है इसका, जरूरी नहीं कि सेम हो सकता है। जीनोटाइप 1, 3, 1, 2 ये हो जाए, ठीक है। तो जीनोटाइप इस प्रकार का हो सकता है, अगर फिनोटाइप ऐसा है तो डिफरेंस हो सकता है। कहने का मतलब यही है कि अगर आपका फिनोटाइप सेम होगा तो जीनोटाइप जरूरी नहीं होगा कि सेम होना चाहिए, हो भी सकता है, जरूरी नहीं, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसा अनिवार्य
नहीं है। बस इतनी बात आपको समझनी है। अब दूसरा पॉइंट आता है, अगर बच्चों जीनोटाइप सेम है, अगर इसके अंदर की स्ट्रक्चर जो है दोनों की सेम है तो बाहर की तो अपने आप ही सेम होगी। अगर दोनों की अंदर की स्ट्रक्चर, अंदर के जीन की स्ट्रक्चर सेम है तो बाहर तो अपने आप ही सेम होगा। तो ये जरूरी है, अगर जीनोटाइप सेम है तो फिनोटाइप सेम होगा। ठीक है बच्चों, ये आपको याद रखना है कि जीनोटाइप अगर सेम होगा तो फिनोटाइप भी क्या होगा, सेम होगा, जरूरी है। लेकिन अगर फिनोटाइप सेम है तो जरूरी नहीं कि जीनोटाइप भी सेम होगा, ये आपको ध्यान समझना है। फिनोटाइप को हम बाहर से देख सकते हैं, जीनोटाइप को अंदर से देख सकते हैं। जब अंदर के सारे पुर्जे उसके समान हैं तो बाहर से तो समान बनेगा ही, लेकिन बाहर से समान है तो जरूरी नहीं कि अंदर से भी क्या हो, वो समान हो, ये नहीं। तो ये दोनों डिफरेंस आपको याद रखने हैं, यही समझने की चीजें हैं। आगे जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, आगे जो स्ट्रक्चर आती हैं, उन्हें देख करके पहचाना जाता है, तो वही किसके आधार पे होते हैं, वो इसी के आधार पे होते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपको समझना था। ठीक है, अब थोड़ा सा हम समझ लेते हैं, आपका जीनोटाइप फिनोटाइप हो गया। अब समझ लेते हैं इसमें, इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे बच्चों। ठीक है, न्यूमेरिकल्स आते हैं, स्ट्रक्चर को देख करके पहचाना आता जाता है, तो ये हम करेंगे। अब इसके बाद समझ लेते हैं जीनोटाइप फिनोटाइप के बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण। हाइब्रिडाइजेशन, अब इसमें क्या होता है आपका हाइब्रिडाइजेशन या संकरण क्या होता है, जिसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में कहते हैं संकरण। तो हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, तो ये क्या होता है, हमने सुना होगा कि ये कोई पौधा सुनता है कि ये पौधा हाइब्रिड है, ये पौधा क्या है, हाइब्रिड प्रजाति है। तो हाइब्रिड का मतलब होता है कि उसमें किसी के क्या है, लक्षण डाल दिए जाते हैं उस पौधे में, तो ये समझते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन उसे कहते हैं। हमने सुना हो कि कोई एक पौधा है, दूसरा पौधा है, तो एक पौधे को देख करके कहता है कि यार ये पौधा कितना सुंदर लग रहा है, यार कितना अच्छा पौधा है। तो हमें भी इच्छा होती है कि यार हमारा भी ऐसा ही पौधा होता है, कि हम भी ऐसे अपने खेतों में ऐसे ही पौधे उगाया करते हैं। तो क्या होता है कि उसमें ऐसे ही पौधे उगाने के लिए, ऐसे ही करने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास है तो उसे क्या करते हैं कि इस प्रकार के लक्षण हमारे अंदर भी होते हैं, हमारे पौधे में भी होते हैं। तो उसमें क्या होते हैं, उसका जो जीन्स होता है, उसका जो लक्षण होता है, उसके जीन्स को किस में डाल दिया जाता है, उसके जीन्स को उसमें डाल दिया जाता है, दूसरे पौधे में डाल दिया, तो इसी पौधे के दोनों जीन्स को मिला दिया जाता है। उस पौधे का जीन्स भी, जैसे इसका भी जीन्स और इसका भी, दोनों को मिला दिया जाता है, तो जो लक्षण बनता है इसे ही हाइब्रिड कहा जाता है। इसी ही प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहा जाता है। दो अलग अलग लक्षण के बीजों को, दो अलग अलग लक्षण के जीन्स को जब मिलाया जाता है, इनको मिलाया जाएगा, तो मिलने के बाद जो बनता है उसे हाइब्रिड कहा जाता है, और इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, एक कहता है कि एक लड़की कहती है कि यार कितने सुंदर है, यार मैं भी इतनी सुंदर होती। अगर उस लड़की के जो गुणसूत्र हैं, जीन्स हैं, वो किस में डाल दिए जाएं, इस लड़की में डाल दिए जाएं, दूसरे में, तो वो भी सुंदर हो जाएगी, वो भी ऐसी हो जाएगी। तो यही तो होता है कि उसके लक्षण इसके लक्षण अगर मिला दिए जाए तो क्या हो जाता है, उसे हाइब्रिड कहा जाता है। तो दोनों लक्षण आ जाते हैं उसमें। ठीक है, तो ये याद रखना है बच्चों आपको। ठीक है, तो यही होता है हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, समझेंगे आगे समझ जाओगे, अभी ना समझे हो तो समझ जाओगे। देखिए, किसी एक लक्षण के जीव हो, पौधे हो, प्रजाति हो। ठीक है, एग्जाम्पल होते हैं प्रजाति, इनके लक्षण को दूसरे के साथ मिलाया जाता है, दूसरे के साथ मिलाया जाता है। तो एक पौधे, इनके एक जीव है तो दूसरे जीव के लक्षण के साथ मिलाया, एक पौधा है दूसरे पौधे के लक्षण के साथ, एक प्रजाति है तो दूसरी प्रजाति के साथ जब इनके लक्षण को आपस में मिलाया जाता है तो उसी प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं बच्चे, संकरण कहा जाता है उसी को। ठीक है बच्चा, इसी को कहा जाता है संकरण। तो संकरण की प्रक्रिया आपको समझ आ गई होगी, जब दो अलग अलग लक्षणों के जीन्स को मिलाया जाता है, आपस में मिलाया जाता है, तो उसी प्रक्रिया को संकरण कहा जाता है। ठीक है,
और जो नया बनता है, दोनों के लक्षण से जो नया पदार्थ बनता है, पौधा बनता है, उसे हाइब्रिड पौधा कहा जाता है, संकरित पौधा कहा जाता है, हाइब्रिड पौधा। तो हाइब्रिड लौकी देखी हो, हाइब्रिड कद्दू देखा हो आपने, हाइब्रिड खीरा देखा हो, हाइब्रिड भिंडी देखी हो, हाइब्रिड कपास देखा हो, हाइब्रिड चावल देखा हो। तो ये सारे कैसे होते हैं, वो ऐसे ही तो बनते हैं। तो चावल हो गया, जैसे गोल्डन राइस होता है आपका, गोल्डन राइस में क्या होता है, विटामिन बी पहले से पाया जाता था, लेकिन उसमें अब क्या मिला दिया गया, एक ऐसा लक्षण डाल दिया गया उसमें जिसमें विटामिन ए भी पाया जाता है। तो अब गोल्डन राइस में क्या पाया जाता है, आपका विटामिन ए भी पाया जाता है, विटामिन बी भी पाया जाता है। क्योंकि हमने देखा कि यार विटामिन ए खाने के लिए, तो प्राप्त करने के लिए हमें ये चीज़ खानी पड़ती है, विटामिन बी के लिए अलग अलग चीज़ ना खा करके क्या है, हम एक ही चीज़ में अगर दोनों गुण मिल जाए तो उससे बेटर क्या है, तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन कर दिया जाता है। उसी में ही विटामिन ए के लक्षण डाल दिए जाते हैं गोल्डन राइस में, तो उसी में डाल दिए, उसी को बना दिया हाइब्रिड चावल। तो हाइब्रिड चावल में अब क्या मिलता है, आपको विटामिन ए भी मिल जाता है, विटामिन बी भी मिल जाता है। तो इसी प्रकार से आपका इसी प्रक्रिया को कहते हैं संकरण। ठीक है, चलिए जैसे आपका एक बीटी कपास है बच्चों, ध्यान से, बीटी कपास क्या होता है, बीटी कपास कॉटन होती है, बीटी कपास या कॉटन। तो बीटी कॉटन या कपास, इसमें हुआ क्या था, इसमें एक बर्ड इंसेक्ट लगता था। इसमें पहले क्या था, एक कीट लगता था जिसे कहते हैं बर्ड इंसेक्ट्स, इसमें लगता था बर्ड इंसेक्ट्स। तो ये कीट लग जाता था इसमें। अब इस कीट की वजह से क्या होता था, जब हम उसमें से रुई निकालते थे कपास में से, तो जब उसमें से रुई निकालते थे तो उस रुई में से क्या है, उस रुई की जगह ये कीड़ा निकलता था, ये क्या है, कीड़ा आ जाता था, तो वो रुई खराब हो जाती थी। तो इसी से निजात पाने के लिए क्या किया हमने इसके लिए क्या किया, एक बैक्टीरिया आता है, क्या आता है, एक बैक्टीरिया था, हमने इस पर प्रयोग किया कि यार क्या किया जाए, इसको इंसेक्ट से निजात पाने के लिए क्या किया जाए। तो एक आता है बैसिलस थुर्रीजिएंस, बैसिलस थुर्रीजिएंस नाम का क्या है, एक बैक्टीरिया था। ये बैक्टीरिया था, हमने देखा कि जो बर्ड इंसेक्ट था, ये बैसिलस थुर्रीजिएंस नाम के जो बैक्टीरिया था, इसमें से एक प्रोटीन निकलता था जिसे क्राई प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों उसको, क्राई प्रोटीन। तो याद रखना ये क्या होता है, इसमें से क्राई प्रोटीन निकलता है। अब इस क्राई प्रोटीन को जब इसके पास लाया गया, तो ये बर्ड इंसेक्ट कहाँ भाग रहा, 100 गज दूर भागने लगा डर करके। इससे डर करके क्या है, क्राई प्रोटीन से डर करके ये कीट भागने लगा, बहुत तेजी से भागने लगा, फुर्ती से भागने लगा। तो इनको क्या पता चला कि अगर यार ये क्राई प्रोटीन हमारे क्या है, इस बीटी कपास में मिल जाए, इसके लक्षण अगर इसमें मिल जाए तो क्या हो जाएगा, तो ये तो इसमें भागेगा, इससे दूर 100 कोस दूर भागेगा। तो क्या करना चाहिए, इसी के लक्षण को इसमें डाल देना चाहिए, किसमें, बीटी कपास में। तो क्या कर दिया गया, तो इसमें क्राई प्रोटीन को किसमें डाल दिया गया, इसके लक्षण को संकरण के द्वारा। तो संकरण करके क्या कर दिया, हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बीटी कपास में इस क्राई प्रोटीन को डाल दिया गया। इस क्राई प्रोटीन को क्या है, डाल दिया गया। जब इसमें डाल दिया तो अब किसी भी प्रकार का कीड़ा आपके कपास में नहीं लगता। तो जब ये डाल देते हैं तो कीट दूर भागता है, दूर भाग गया डर के, अब किसी भी प्रकार का नहीं लगता। इसे ही बीटी कपास कहा गया बच्चों। ठीक है, हाइब्रिड, इसे क्या किया, हाइब्रिड कॉटन। बीटी कपास क्या है आपका, हाइब्रिड कॉटन है। वो आपको पता ही है किस प्रकार से, जब इनका संकरण करा दिया तो ये बन जाता है, सिंपल है। चलिए देख लेते हैं एग्जांपल पे। देखिए ये होता क्या है, थोड़ा सा समझने की बातें हैं बस, और कुछ नहीं है। देखिए एक हमारे पास क्या है, ये टी है, ठीक है। चलिए ये टी, एक तो ये हुआ, ये क्या है आपका, एक पौधा हुआ ये, जिसे कहते हैं शुद्ध पेरेंट। आगे काम आएंगे बच्चों, ये ध्यान रखना, शुद्ध पेरेंट। दूसरा है आपका स्मॉल टी, ये भी क्या है, ये भी शुद्ध पेरेंट है, शुद्ध पेरेंट कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा पौधा है, दूसरा, ये पहला। ठीक है, अब इसके लक्षण, इसमें लक्षण लंबा है, इसमें बोनापन है, ये शुद्ध बोना कहा जाता है, ये शुद्ध लंबा है। ठीक है, चलिए
तो जब इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है तो क्या बनता है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, क्योंकि एक इसका आएगा ये वाला, एक इसका आएगा, तो ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं आपके, तो ये बनाते हैं जब इनका हाइब्रिडाइजेशन कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन जब इनका कराया जाएगा तो क्या बनेगा आपका, ये लक्ष्य बनता है आपका, ठीक है। अशुद्ध लंबाई से कहते हैं अशुद्ध, अशुद्ध पैरेंट, क्योंकि दोनों के लक्षण आ गए तो अशुद्ध हो गया, तो लेकिन प्रभावी कौन सा होता है, पहले वाला लक्षण, तो यही कहा जाता है, इसे कहते हैं F1 जनरेशन, F1 जनरेशन। तो ये बनेगी आपकी F1 जनरेशन, इसका मतलब होता है फीलियल जनरेशन। क्या कहा जाएगा बच्चों, फीलियल जनरेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये होगा आपका फीलियल जनरेशन कहा जाता है। तो F1 जनरेशन में जो भी लक्षण होता है वह प्रभावी होता है, ये कहा जाता है कि F1 जनरेशन में जो भी लक्षण आता है वो प्रभावी होता है। तो F1 में लक्षण क्या होता है, प्रभावी होता है, प्रभावी होता है। तो प्रभावी कौन सा होगा इसमें, लंबे वाला, अशुद्ध लंबा है तो अशुद्ध लंबा कह दिया ना, तो लंबा ही क्या रहा इसमें F1 में, ये प्रभावी रहता है। जो इसमें दिखाई दिया हमें, तो F1 में जो दिखता है, कहा जाता है कि F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देता है वह क्या होता है, प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रभावी होता है। F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखता है वो प्रभावी होता है या अप्रभावी, तो F1 जनरेशन में जो दिखाई देगा वो प्रभावी होता है। तो प्रभावी कौन सा है, लंबा, तो लंबा क्या हुआ इसमें, प्रभावी हुआ। तो इसी प्रकार से आता है। इसी के बाद इसमें से कितने बनते हैं, ऐसे 4 बनते हैं। बताएंगे कैसे कैसे 4 बनते हैं ये, ठीक है। इसका एक चेकर बोर्ड होता है, ठीक है, 4। अब ये होती है F1 जनरेशन, लेकिन जब इनमें से भी आपस में क्या है, इनका संकरण कराया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इनका कराते हैं, तो क्या बनता है आपका, ठीक है। जो भी आपका बनेगा ये बहुत लंबी प्रक्रिया है, वो उसमें आएगा एग्जाम्पल में, ठीक है। तो सिर्फ अभी तो आपको क्या समझना है, इसमें केवल यही समझना है। तो इसे ही क्या है, F2। जब इनमें आंतरिक परिवो कराया जाता है संकरण, तो इसे ही F2 जनरेशन कहा जाता है, जनरेशन। तो इसे F2 जनरेशन कहा जाता है जब इनमें आपस में कराया जाता है, ठीक है। ये पौधे बने, अब इन पौधों में आपस में ही जब कराया जाता है तो क्या बनता है आपका, तो ये बनेगा आपका F2 जनरेशन, ठीक है। तो F2 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देता है वो अप्रभावी होता है। तो ये कहा जाता है कि F2 में अप्रभावी होता है। तो जो लक्षण इसमें दिखाई देता है वो कैसा होता है आपका, अप्रभावी, रिसेसिव, इसे कहते हैं रिसेसिव। तो ये होता है आपका रिसेसिव। तो यही पॉइंट आपको याद रखना है कि F1 जनरेशन में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी होता है, और जो लक्षण F2 जनरेशन में दिखाई देता है वह अप्रभावी होता है, रिसेसिव होता है, ठीक है। तो इतना याद रखना है आपको, ठीक है, इतना याद रहेगा, बस ये पॉइंट है। चलिए ऊपर लिख देता हूँ इसको बस समझने के लिए। यहाँ तक समझा हो आपने, तो ये देखना, ठीक है। ये तो सारा देखो जो मैंने कंप्लीट आपको बताया, इसको लिख लेना। देखिए जैसा मैंने बताया, इसको वीडियो को देख करके कंप्लीट ऐसे ही नोट्स बना लेना उसको, ठीक है। सारी बातें मैं थ्योरी तो लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। मैंने कंसेप्ट लिख दिए, बस उसको देख करके अपना लिख सकते हो आप, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूँ, जो लक्षण F1 में, F1 जनरेशन में दिखता है प्रभावी होता है, वह प्रभावी होता है, डोमिनेंट। ये एग्जाम में पूछे हुए पॉइंट है, ठीक है। और जो लक्षण क्या होता है F2 में आपका दिखाई देता है वो अप्रभावी होता है। कैसा होगा, अप्रभावी होता है, रिसेशन, रिसेसिव, ठीक है। तो ये होता है, इस प्रकार से आपसे पूछा जाए। गोल्डन राइस हमने बताया आपको, गोल्डन राइस चावल, तो गोल्डन राइस में क्या था, विटामिन बी पाया जाता था, उसमें क्या था, विटामिन बी था। लेकिन हमें विटामिन बी के लिए तो ये खाना पड़ा, विटामिन बी के लिए और कुछ खाई, विटामिन ए के लिए और कुछ खाना पड़ता था। तो हमने सोचा कि क्यों ना विटामिन ए भी क्या किया जाए, इसी से खा लिया जाए, इसी से प्राप्त हो जाए। तो विटामिन ए के लक्षण भी किस में डाल दिए गए, इसमें डाल दिए गए। इसलिए हमारा जो बना गोल्डन राइस कहा गया इसको, राइस को गोल्डन राइस। तो जिसमें विटामिन ए भी और विटामिन
बी भी, ए भी और बी भी दोनों मिल जाते हैं हमें, इसे ही हाइब्रिड चावल कहा जाता है, हाइब्रिड राइस कहा जाता है गोल्डन राइस को, क्योंकि इसी का भी इसमें संकरण करा दिया, दोनों के संकरण हो जाते हैं तो दोनों लक्षण मिल जाते हैं, दोनों को विटामिन मिल जाएंगे, विटामिन ए भी मिल गया, विटामिन बी भी मिल गया, तो इसी को ही कहते हैं आप हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अब इनके आगे पढ़ेंगे हम लक्षण, इनके जो नियम है मेंडल ने दिए थे, ठीक है, वो पढ़ेंगे। तो इतना आपको हो गया, क्लियर हुआ होगा। तो ये हाइब्रिडाइजेशन था आपका, ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में। अब इनके जो है एग्जाम्पल्स हैं, कैसे कैसे इन्होंने नियम दिए, किस प्रकार से एक्सपेरिमेंट किए, प्रयोग किए, ठीक है, मेंडल के प्रयोग आएंगे अब, किस प्रकार से उसने किए थे, कितने नियम दिए उसने, कैसे कैसे प्रयोग किए थे, तो सब हम पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। तो हम समझते हुए चलते हैं। अब ध्यान से बस इतना आपको करना है, ये कंप्लीट इसको अच्छी प्रकार से पढ़ना है, ध्यान से समझना है, ठीक है, बस इतना है। नेक्स्ट हम आपको कल कराएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ के आना, ठीक है, तब जा करके अगला आपको समझ आएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट्स हैं ये, कॉम्प्लिकेटेड आपका टॉपिक्स है, ठीक है, बहुत सी जल्दी से ये कोई पढ़ाता भी नहीं है, इसलिए जो है कॉम्प्लिकेटेड है ये, तो इसको समझना है ध्यान से, ठीक है। चलिए तो फिर नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम। केवल बच्चे क्या करना है आपको करना है, मैंने सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। चैनल को जरूर क्या करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अच्छा लगा हो तो लेक्चर, ठीक है। चलिए तो फिर ठीक है, कल मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।